पाठ 27 रचनात्मक अभिव्यक्ति मौखिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन ओरल। वैज्ञानिक साधनों ने सारे संसार को इतना पास ला दिया है कि मनुष्य कुछ ही पल में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लेता है। इसके लिए भगवान ने मनुष्य को वरदान रूप में वाणी प्रदान की है। वाणी मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व का परिचय कराती है। वर्तमान समय में वही व्यक्ति सफल है जो अपनी वाणी द्वारा सही समय पर विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही सबके निकट हो जाता है तथा उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, उसे सब मूर्ख समझते हैं। बेन जॉनसन का यह कथन उचित ही है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कौआ और कोयल काले रंग की वजह से एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु वसंत ऋतु के आगमन पर जब कोयल मधुर स्वर में गाती है और कौआ कर्कश ध्वनि में, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान समय में हर मनुष्य के संपर्क संबंध बढ़ गए हैं। उसे अपने परिवार से लेकर मित्रों, रिश्तेदारों, सहपाठियों, सहकर्मियों तथा अपने अधिकारियों से समय समय पर मिलना होता है और उनसे बातचीत करनी पड़ती है। समय और परिस्थिति के अनुसार ही उसे शब्दों का चयन करना होता है। खुशी और मंगल कामना के मौके पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, वे शब्द दुख और संवेदना के मौके पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। अपने भावों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है कि शब्दों का उच्चारण शुद्ध एवं प्रभावशाली हो। मौखिक अभिव्यक्ति की अनेक विधाएं हैं, जैसे साक्षात्कार, अतिथि का परिचय देना लेना, मंच संचालन, भाषण देना, वाद विवाद, कहानी कहना या किसी घटना का वर्णन करना, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन, संवेदना प्रकट करना। आइए इन विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श करें। विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि इसमें दिए गए तथ्यों का अभ्यास करें तथा एक अच्छा वक्ता बनकर सबके दिलों पर राज करें। साक्षात्कार आधुनिक समय की आवश्यकताओं तथा प्रतियोगितापूर्ण वातावरण को देखते हुए यह आवश्यक है कि छात्रों को साक्षात्कार के अर्थ तथा रूप का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो। उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तथा अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए छात्रों को विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार का दूसरा रूप भी होता है, जिसमें हमें विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। यहाँ उनसे जानकारी प्राप्त करने की दक्षता की आवश्यकता है। साक्षात्कार देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कार से पहले विषय का गहन अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार के समय प्रश्न अथवा उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। साक्षात्कार देते समय आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार के समय निर्भय होकर प्रश्न पूछने अथवा प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, लेकिन यह निर्भीकता औपचारिक शिष्टता की सीमा के अंतर्गत रहनी चाहिए। साक्षात्कार देना। आप किसी स्कूल में कक्षा 8 में दाखिला लेने जाते हैं। प्राचार्य या कक्षाध्यापक आपका साक्षात्कार लेते हैं। इस साक्षात्कार का नमूना देखें। विद्यार्थी, दरवाजा खटखटाता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्राचार्य सिर हिलाते हैं। हाँ, आइए। विद्यार्थी, नमस्कार सर। प्राचार्य, बैठिए। विद्यार्थी, धन्यवाद सर, मैं आपके विद्यालय में नाम लिखाना चाहता हूँ। प्राचार्य, आपने 7वीं कक्षा किस स्कूल से पास की है? विद्यार्थी, जी मैंने 7वीं कक्षा आर्य समाज स्कूल गोल मार्केट से पास की है।
प्राचार्य, और कितने प्रतिशत अंकों से पास हुए? विद्यार्थी, सर 85%। प्राचार्य, बढ़िया। फिर तुम आर्य समाज स्कूल छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हो? विद्यार्थी, सर वैसे तो मैं स्कूल बदलना नहीं चाहता। मेरी हॉकी में रुचि है और बचपन से मेरा सपना है कि मैं हॉकी में देश का नाम रोशन करूं। आर्य समाज स्कूल में उचित मैदान की कमी के कारण मैं अभ्यास नहीं कर पाता। प्राचार्य, तो तुम हॉकी का अभ्यास करने कहाँ जाते हो और तुम्हारे प्रशिक्षक कौन हैं? विद्यार्थी, सर मैं आपके स्कूल के क्रीड़ा स्थल में शाम की कक्षाओं में आता हूँ और मेरे कोच वर्मा जी हैं। प्राचार्य, शाबाश। लेकिन हॉकी के कारण तुम्हारी पढ़ाई में बाधा तो नहीं आएगी? विद्यार्थी, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खेल और पढ़ाई दोनों में हमेशा पहले स्थान पर आने का प्रयत्न करूंगा। प्राचार्य, ठीक है, कल तुम अपने पिताजी के साथ आकर स्कूल में फीस जमा कर देना। विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साक्षात्कार लेना परिचय देने की तरह लेने की भी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। किसी सभा के मुख्य अतिथि का परिचय लेना, पत्रिका में किसी विशिष्ट व्यक्ति के विषय में छपवाने के लिए उससे जानकारी प्राप्त करना औपचारिक परिचय प्राप्त करना है। औपचारिक रूप से परिचय लेते समय एक प्रश्नावली बना लेनी चाहिए। इससे सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा रहती है। अपरिचित को मित्र बनाते समय लिया जाने वाला परिचय अनौपचारिक होता है। अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। मित्र बन जाने पर फिर मिलने की इच्छा प्रकट करना शिष्टाचार का अंग है। परिचय चाहे औपचारिक रूप से लिया गया हो अथवा अनौपचारिक रूप से, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन अवश्य किया जाना चाहिए। आपके स्कूल के वार्षिक खेल उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आए हैं। एक विद्यार्थी द्वारा सचिन तेंदुलकर के साक्षात्कार को पढ़ें। मनीष, सर स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तेंदुलकर, धन्यवाद। मनीष, सर आपने क्रिकेट में इतना नाम कैसे कमाया? तेंदुलकर, देखो बेटे, अगर व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में मन लगाकर परिश्रम करे तो सफलता अवश्य ही उसके कदम चूमती है। बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं क्रिकेट का भी अभ्यास करता था। मनीष, सर आपके कहने का तात्पर्य है कि मेहनत ही आपकी सफलता का राज है? तेंदुलकर, बिल्कुल सही समझे। हमें पूरी निष्ठा से लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मनीष, सर बचपन में आपको शिक्षकों अथवा माता पिता की डांट तो खानी पड़ी होगी? तेंदुलकर, खूब डांट खानी पड़ती थी, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि माता पिता व शिक्षक बच्चों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए डांटते हैं। दिल से वे हमारा भला चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम अनुशासित रहें। मनीष, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत उपयोगी बातें बताई। मंच संचालन, समय समय पर विद्यालयों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं तथा इन कार्यक्रमों का संचालन अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। मंच संचालन के गुण। मंच संचालक के गुण। मंच संचालक को प्रस्तुत होने वाले पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। कौन क्या कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, उनके नाम, विषय आदि क्रम से लिखे होने चाहिए। मंच संचालक की आवाज व भाषा श्रोता समुदाय के अनुसार होनी चाहिए। मंच संचालक को अधिक नहीं बोलना चाहिए। उसका काम केवल 2 प्रस्तुतियों के बीच के खाली समय को भरना होता है। मंच संचालन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम की पूरी
क्रमबद्ध रूपरेखा पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों या स्कूल या संस्था आदि की पूरी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत, उनका परिचय तथा कार्यक्रम की संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। फिर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करवाना चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम की जानकारी देकर तथा अंत में उसकी प्रशंसा करके श्रोताओं से कार्यक्रम की प्रशंसा में तालियां बजवानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में सूक्तियों, प्रेरणादायक घटनाओं, शेरो शायरी के प्रयोग से कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सकता है। श्रोताओं के साथ सामंजस्य बनाने का काम मंच संचालक का ही होता है। कार्यक्रम के अंत में भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करनी चाहिए। वार्षिकोत्सव का आयोजन। आपके स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मंच संचालन इस प्रकार होगा। मंच संचालक: आप सभी का विद्यालय के वार्षिकोत्सव में स्वागत है। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध वीणा वादक रागिनी जी हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करता हूँ कि वे मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करें एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से होगा। कार्यक्रम में वाद विवाद, भाषण, गायन तथा वीणा वादन प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक श्री प्रेमनाथ जी एवं सुश्री स्वराज्ञी जी हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में कक्षा 8 के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना का नाट्य प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद मैं अब वाद्य प्रतियोगिता के पहले प्रतियोगी सुशांत जी को आमंत्रित करता हूँ। वे आपके सामने तबले पर अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए मैं मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वीणा वादक रागिनी जी को आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदया का उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाद विवाद। आपने भारतीय संसद को टेलीविजन पर अवश्य देखा होगा या समाचार पत्रों में इसके विषय में पढ़ा होगा। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष तथा दूसरा विपक्ष। संसद में देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। सत्ता पक्ष विषय के पक्ष में अपने विचार रखता है तथा विपक्ष उसकी आलोचना करके देशवासियों के सामने उसका सही पहलू रखने की कोशिश करता है। इस प्रकार वाद विवाद किसी विषय के पक्ष विपक्ष में विचार करने का साधन है, जिसकी प्रतियोगिताएं ज्यादातर स्कूलों या सामाजिक संस्थाओं में होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता में एक सभापति, निर्णायक मंडल, कम से कम 2 प्रतिभागी तथा श्रोतागण होते हैं। एक प्रतिभागी विषय के समर्थन में बोलता है तथा दूसरा उसके विरोध में। प्रतिभागी अपना अपना पक्ष भरी सभा में रखते हैं, अतः उन्हें भरी सभा को संबोधित करना होता है, परंतु बीच बीच में सभापति की ओर देखकर सभापति महोदय संबोधन भी करते हैं। दोनों प्रतिभागियों को अपना अपना विषय स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पक्ष में बोलने वाला वक्ता धीमी आवाज में अपना पक्ष रखता है और जानबूझकर उन मुद्दों को उठाता है जो विरोध में उठाए जा सकते हैं तथा उनको अपने तर्कों द्वारा काटता है। इसके विपरीत विरोध में बोलने वाला वक्ता आक्रामक और धुआंधार भाषा में बात करता है और पक्ष में कहे गए हर तर्क को काटकर अपनी बात रखता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में दोनों प्रतिभागियों को अपनी मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए और एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष करने से बचना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता का एक उदाहरण निम्नलिखित है। दहेज प्रथा। पक्ष में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल,
तथा उपस्थित श्रोतागण, मैं आज आपके सम्मुख दहेज प्रथा के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दहेज प्रथा का चलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यह वधू के माता पिता द्वारा अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दिया जाता है ताकि उसे ससुराल में जाकर घर गृहस्थी चलाने में कठिनाई न हो। हर माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को दहेज देते हैं। जो जितना अधिक दहेज देता है उसे उतना ही बड़ा व्यक्ति माना जाता है और उसकी बेटी को उसके ससुराल में अधिक सम्मान मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी प्रतिभागियों का मत है कि दहेज लेना और देना अपराध है, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि जब वे अपनी बेटी की शादी करेंगे तो उसकी सुख समृद्धि के लिए क्या दहेज नहीं देंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी प्रतिभागी दहेज प्रथा के विरोध में चाहे जितना भाषण दे लें, परंतु सामाजिक प्रथा को तो वे नहीं ठुकरा सकते। अतः मेरा मानना है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विरोध में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल तथा उपस्थित सज्जनों, मैं आपके सम्मुख दहेज प्रथा के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी अभी आप मेरे विद्वान साथी के विचार सुन रहे थे। उनका विचार है कि अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं उनके इस कथन से असहमत हूँ। बुराई क्या, यह तो अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ है। बेटी की खुशी के लिए हम दहेज देते हैं, उसे पाकर ससुराल पक्ष का लालच और बढ़ जाता है। वे अपनी बहू को परेशान करने लगते हैं ताकि वह अपने माता पिता से उनकी मांग के अनुसार फ्रिज, टीवी, कार इत्यादि चीजें ले सके। यदि ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं होती तो बहू को प्रताड़ित भी किया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इतने पर भी उनको शांति नहीं मिलती और कभी कभी तो बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मैं अपने विद्वान साथी से यह पूछना चाहूंगा कि यदि उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले अपनी मांग पूरी न होने पर जिंदा जला दे तो उनके मन पर क्या बीतेगी? क्या वे तब भी कहेंगे कि दहेज देने में कोई बुराई नहीं? शायद नहीं। आज सरकार ने इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए कानून की धारा 498A में 7 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान किया है। अतः मेरा मानना है कि यदि हम अपनी बेटियों को दहेज लोभियों के जुल्म से बचाना चाहते हैं तो यह प्रण लें कि आज से हम ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे, और जो इसका उल्लंघन करे उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। भाषण देना। इस युग में हम अगर भाषण के विषय में बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा नेताओं की ओर जाता है, जो अपनी लच्छेदार बातों से, अपने वायदों से जनता को अपनी ओर आकर्षित करके अपना मतलब निकाल लेते हैं। हमें सिर्फ इसे ही भाषण नहीं समझना चाहिए। भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध अनेक सामाजिक समस्याओं से होता है, चाहे वह समस्या स्वास्थ्य की हो या फिर आतंकवाद की। इसमें भाषणकर्ता या वक्ता का श्रोताओं से सीधा संबंध होता है। जितने श्रोतागण सामने बैठे हों, भाषणकर्ता का उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है। यदि कक्षा में अध्यापिका विद्यार्थियों के अध्यापन का कार्य कर रही हैं, तो वह भी भाषण का ही एक रूप है, जिसके द्वारा अध्यापिका विद्यार्थियों को विषयानुसार अपनी बात समझा रही हैं। अगर कोई डॉक्टर गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा है, तो वह भी भाषण ही है, जिसके माध्यम से वह उन्हें समझा रहा है कि गंदगी उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, स्वच्छता कैसे बनाए रखनी है या कैसे पौष्टिक तत्वों का उपयोग करना है। इसी प्रकार नेतागण, पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ता आतंकवाद की जानकारी जनता को भाषण के माध्यम से ही देते हैं। भाषणकर्ता को श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
भाषण रोचक, उत्साहवर्धक तथा स्पष्ट और ऊंची आवाज में होना चाहिए, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ श्रोता भी उसे स्पष्टतः सुन सके। भाषण का विषय ऐसा होना चाहिए जो जन जीवन से जुड़ा हो और उसकी शुरुआत इस प्रकार हो कि श्रोता बरबस विषय के साथ जुड़ जाए और बात सुनने के लिए बाध्य हो जाए। विषय के अनुसार भाषण मुहावरों, लोकोक्तियों, कविता की पंक्तियों, चुटकुलों इत्यादि से परिपूर्ण हो।